नमस्कार। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुषमा सिंह की लिखी कहानी आशीर्वाद। शुभांगी के विवाह का उत्सव है। रंग बिरंगी साड़ियों एवं अन्य आकर्षक परिधानों से सज्जित तमाम स्त्रियां और युवतियां इधर उधर मनमोहक छटाएं बिखेरती हुई घूम रही हैं। हंसी खुशी है, मुस्कानें हैं, खिलखिलाहटें हैं। आनंद का सागर उमड़ रहा है। किंतु भुवनेश इस आनंद से अछूता, अपने में सिमटा सा कन्या का पिता होने का दायित्व निभाए जा रहा था। आज उसकी नजरें हर सुंदर स्त्री से टकराकर लौट लौट आती थीं और ये चहल पहल उसके लिए उलझन बनती जा रही थी। उसे याद आ रहा था वह पहला विवाह, जिसमें वह वर वरुण के मित्र की हैसियत से सम्मिलित हुआ था। वधू मत्स्य गंधा की एक अंतरंग सखी थी, भावना। उसने उसे दौड़ भाग करते देख, हर गतिविधि में वधू के साथ देख, वर के जूते चोरी होने पर उससे कहा, भावना जी, यह भी आपका ही काम लगता है। हमने सुना है भाभी जी की तो कोई बहन ही नहीं है। भावना ने कहा, नहीं साहब, ये हमारा काम नहीं है। आपकी भाभी जी की कई बहनें हैं, उनके चाचा ताऊ बुआ मामी जी की बेटियां। हाँ, हमारा सहयोग हो सकता है। यहाँ से बातचीत का जो सिलसिला चला तो वधू की विदा तक दोनों काफी नजदीक आ गए थे। विदा से पूर्व भावना भुवन को एकांत में ले गई थी। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर वह सिसक पड़ी थी। यह क्या कर दिया तुमने भुवन? अब तुम्हारा जाना ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी जान लिए जा रहे हो। कब सर्विस लगेगी तुम्हारी और कब तुम मुझे ब्याहने आओगे? मत्स्या को बता देना, तो वे मेरी माँ से तुम्हारे घर रिश्ता भेजने के लिए कह देगी। याद रखना भुवन, अब जिंदगी का एक एक पल मेरे लिए भारी होगा। भुवन को यह तो याद नहीं रहा। हाँ, वे चोरी छिपे भावना से मिलने कई बार गया और अपनी बातों से उसे वहां तक बहा ले गया जहां भंवर आ जाता है। और फिर वह दिन भी आया जब भावना के लिए एक एक पल भारी हुआ। वह तो मत्स्य गंधा ही भावना के काम आई और जैसे तैसे लोक लाज बचाई जा सकी। भुवन के मित्र ने उसे खरी खोटी सुनाई, किंतु भुवन ये कहकर हाथ झाड़कर खड़ा हो गया कि सब भावना की मर्जी से हुआ, उसमें मैं अकेला क्यों दोषी हूं। और फिर ये सिलसिला बन गया। भुवनेश लड़कियों का रसिया था। उन्हें कॉलेज कैंटीन में नाश्ता कराता, पिक्चर दिखाता। कुछ जानबूझकर सोचती कि अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, कुछ उसकी बातों में आ जाती और कुछ की भावावेश में मर्यादाएं टूट जाती। भुवनेश को रस आता, उसका पौरुष, उसका अहंकार तृप्त होता। माता पिता के आग्रह पर उसने कुसुम से विवाह कर लिया और एक सामान्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगा। कुसुम सुनती रहती, साहब का अपनी सेक्रेटरी से चक्कर है। भुवनेश हर 6-7 महीने में अपनी सेक्रेटरी बदल देता। इंटरव्यू में अनेक युवतियां आती, कईयों को कई कई चक्कर लगवाता, आश्वस्त करता, उनकी मजबूरियां जानने की कोशिश करता, उन्हें मदद करने का वादा करता और किसी न किसी बहाने अपनी रंगरेलियों का सामान जुटा लेता। ना किसी स्त्री ने उसे धोखा दिया था, ना किसी ने उसका दिल दुखाया था, पर उसे उनकी भावनाओं और उनके माध्यम से शरीर से खेलने में क्यों आनंद आता था, कुसुम जान नहीं पाती थी। उसने कई बार भुवनेश को कुरेदा था, समझाया था, किंतु वे झुंझला जाता था। तुम अपने काम से काम रखो, समझी? बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं। कौन कहता है कि मैं लड़कियों को परेशान करता हूं? अरे, मेरे ऑफिस में मटर गश्ती नहीं चलती, कसकर काम लेता हूं। नहीं टिक पाती लड़कियां तो मैं क्या करूं? किसी के घर तो बुलाने जाता नहीं हूं। कुछ कमी भी होती है तो भी नौकरी दे देता हूं। मेहनत करेंगी, सीख जाएंगी। लेकिन वे सब सज सजाकर तफरीक करने आना चाहे तो मेरा ऑफिस कोई सैरगाह तो नहीं है। लोगों के तो जो जी में आता है कह देते हैं, किसी की जबान पकड़ी जा सकती है क्या? कुसुम निरुत्तर हो जाती और बात आई गई हो जाती। एक बार किसी उत्सव से लौटे
तो रास्ते में कुसुम ने कहा, श्रीमती मेहरा से तो आपके अंतरंग संबंध लगते हैं। हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया। मेहरा मेरा पार्टनर है, रोज का साथ उठना बैठना, आना जाना है। वह तो मोटा थुलथुल है, एक बार ऑफिस आ जाए तो फिर कहीं जाना नहीं चाहता। कोई खास कागजात आदि की जरूरत पड़ती है तो मैं ही उसके घर जाता हूँ। श्रीमती मेहरा से हंसी मजाक चलता ही रहता है, देवर भाभी का नाता जो ठहरा। कुसुम का माथा तो तभी ठनक गया था जब भुवनेश की बात बात पर श्रीमती मेहरा दोहरी हुई जा रही थी। उसके बाद ऐसे अनेक अवसर आए जब उसके सामने पति के आशिक मिजाज होने के प्रमाण एकत्रित होते गए। श्रीमती आनंद के हाथ में अपने जैसी अंगूठी देखकर ये चहकी थी, अरे आपके हाथ में ये अंगूठी कितनी अच्छी लग रही है। अच्छे आदमी ने दी है तो अच्छी लगेगी ही। भाई साहब लाए होंगे, उसने कहा। श्रीमती आनंद मुस्कुराती हुई बोली, आपके नहीं, हमारे भाई साहब ने दी है। पिछले साल हमारे विवाह की 10वीं सालगिरह थी ना, बस 2-4 लोगों को बुलाकर गेट टुगेदर किया था। इन्होंने तो भाई साहब से कहा भी था कि इतनी महंगी गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है भाई, पर नहीं, अपने हाथों से पहना दी भाई साहब ने मुझे। और ये कहते कहते श्रीमती आनंद ने अंगूठी को चूम लिया। कुसुम देखती रह गई। सिर से पांव तक एक गरम लकीर खिंच गई उसके शरीर में और वे औपचारिकतावश मुस्कुरा भी न सकी। उसने भुवनेश से कहा, बड़ी महंगी भेंट देते रहते हो आप अपने मित्रों को। किसे क्या दिया है देवी? प्रसन्नता के मूड में भुवनेश ने कहा। कुसुम की बात सुनकर वे खिलखिला पड़ा। अरे तुम बड़ी भोली हो यार, छठ से कोई शंका पाल लेती हो मन में। समझ रही होगी मैं आशिक हूं उनका। अरे भाई, आनंद साहब ने एक बड़ा टेंडर पास करवाया था मेरा, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने उन्हें भी खुश कर दिया जाए। क्यों, कुछ परसेंटेज नहीं दिया था उन्हें? कुसुम ने पूछा। तो भुवनेश ने गरज कर मुद्रा बदली। तुम रंग में भंग मत किया करो, समझी? ना मुझे इस तरह की छीटाकशी पसंद है, ना इस तरह की जासूसी। करना चाहूंगा तो रोक लोगी तुम मुझे? ढंग से रखता हूं तुम्हें, अच्छा खासा बंगला है, कपड़ों से अलमारियां भरी पड़ी है, गहनों से लॉकर भरे हैं, खर्च पर कोई पाबंदी नहीं, आने जाने पर रोक टोक नहीं। मैं तुम्हें मारता पीटता नहीं, मेरा हंसना बोलना भी सहन नहीं होता तुम्हें। मत चला करो मेरे साथ कहीं, समझी? जब देखो तब नुक्ताचीनी, जब देखो तब सवाल जवाब। अरे तुम मेरी बीवी हो कि मैं तुम्हारा जर खरीदार गुलाम? निकाल बाहर करूंगा घर से, समझी? या ये घर छोड़कर ही चला जाऊंगा, लौट कर नहीं आऊंगा। 100 बार नाक रगड़ोगी तब भी नहीं आऊंगा। कुछ नशे में तो था ही, लगातार बोलता ही गया। कुसुम ने जैसे तैसे मामला शांत किया और कहा, अरे मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जो आपको बुरी लगे। और उसने हर तरह से खुशामद करके पति परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास किया। एक दिन बाजार में दुकान से कुछ लेकर पलटी ही थी कि एक व्यक्ति से टकरा गई और उसका पैकेट हाथ से गिर गया। उस व्यक्ति ने पैकेट उठाकर उसे पकड़ाया और सॉरी कहा कि वह एकदम उछल पड़ी। अरे आलोक, तुम इसी शहर में रहते हो क्या? बाप रे, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। प्रसन्नता उसके चेहरे से बिल्कुल छलकी पड़ती थी। फिर तो खूब बातें हुई और जब आलोक ने राजी खुशी पूछी, परिवार के विषय में जानना चाहा, तो वह उदास हो गई। बोली, सब ठीक है, इनका अपना कारोबार है, बेटी है, इसी साल कॉलेज में आई है, पढ़ने में अच्छी है, ड्राइंग पेंटिंग में खास रुचि है। बेटा छोटा है, अगले साल 10वीं की परीक्षा देगा। स्वर में उत्साह ना पाकर आलोक ने कहा, कुसुम, यहाँ इतनी बातें हार्दिकता से कहने के बाद मुझे लग रहा है कि अब तुम औपचारिकता की ओर लौट रही हो। कोई बात तुम्हारे मन में है जिसे बताना नहीं चाहती? दुराव करती हो मुझसे? इसी दुराव के लिए राखीबंद भाई बनाया था मुझे? उसका स्वर भारी हो आया। कुसुम भी अंदर की घुमड़न को रोक नहीं सकी।
उसकी रुलाई फूट पड़ी। कॉफी हाउस का वह कोना अनायास उसके जीवन का एक निर्णायक स्थल बन गया। घर जाकर कुसुम ने आलोक के विषय में भुवन को बताया, किंतु राखी बंदी भाई होने की बात का उल्लेख नहीं किया। रविवार के दिन सुबह नाश्ते पर उसने दोनों की भेंट भी करा दी। इसके बाद कई बार वह घर आया तो बच्चों ने बताया कि माँ आलोक अंकल के साथ कहीं गई है। कई बार भुवनेश ने कहीं चलने के लिए कहा तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि आलोक के घर इस या उस कारण से जाना जरूरी है। चलना तो आपको भी था, पर आपका कहीं दूसरा प्रोग्राम निकल आया है तो मैं ही किसी बच्चे को साथ लेकर हो आऊंगी। गाहे बगाहे उसे आलोक का नाम सुनाई पड़ने लगा और धीरे धीरे यह उसके कानों को चुभने लगा, फिर उसके मन को काटने लगा। एक दिन उसने कुसुम से कह भी दिया, मुझे आलोक के साथ तुम्हारी घनिष्ठता पसंद नहीं। तुम मेरी दी हुई आजादी का बहुत फायदा उठा रही हो। कहाँ कहाँ जाती हो उसके साथ। मेरे मित्र देखेंगे तो क्या कहेंगे। किसी ने कुछ कहा क्या? कुसुम के इस प्रश्न ने आग में घी का काम किया। क्यों, जब पानी सिर के ऊपर हो जाएगा तभी मानोगी क्या? मेरी नाक कटाने का इतना शौक हो गया है तुम्हें? उसके घर ही जाकर क्यों नहीं रह जाती? जब देखो तब आलोक अंकल के साथ गई है। आलोक आने को कह गया था। अरे आलोक ना हुआ, खुदा हो गया। भुवनेश ये देखकर चकित हो गया कि कुसुम गहरी नींद में सो गई थी। उसके बोलने का कोई मतलब ही नहीं। उसका मन किया कि झकझोर उसे उठा दे, किंतु वह भी दिन भर का थका था। मन का गुबार निकाल ही चुका था। बत्ती बुझाकर सो गया। दूसरे दिन वह फिर बात उठाना चाहता और ठंडे पड़े दिमाग से कुसुम को समझाना चाहता था कि उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आलोक से घनिष्ठता उसे पसंद नहीं और यह उसकी बदनामी का भी कारण बन सकती है। किंतु घर आने पर घर का वातावरण बोझिल सा लगा। एकदम चुप्पी, न डेक पर बजता हुआ संगीत, न बच्चों की आपसी चुहल। कुसुम मुंह लटकाए सोफे पर बैठी थी। उसे आया देखकर उठ खड़ी हुई। आओ बैठो, बड़े ठंडे मन से उसने कहा और धम से सोफे में समा गई, जैसे खड़ा रहने में उसे कोई कष्ट हो। उसने आशंकित नेत्रों से कुसुम की ओर देखा। वह शून्य निगाहों से उसकी ओर देखकर धरती की ओर देखने लगी। भुवनेश के मन का चोर बोला, क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? तुम्हारा आलोक ठीक ठाक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं है? कुसुम ने चौंक कर उसकी ओर देखा, बोली, आलोक? आलोक को क्या होगा? यह तो तुम्हारी बेटी ने मेरे मुंह में दही जमा दिया है। अपने साथ साथ हमारा भी मुंह काला कर दिया उसने। बीच में ही बात काटकर वह बोला, क्या कहती हो कुसुम? ऐसी ही देखभाल की है तुमने मेरे बच्चों की, ऐसी ही निगरानी रखी है जवान होती बेटी की। तुम तो अपनी रंगरेलियों में व्यस्त हो। तुम्हें क्या चिंता है घर की, बच्चों की? जो बिगड़ता हो बिगड़े, जो बनता हो बने, तुम्हारी बला से। कहता था ये ड्राइंग, ये पेंटिंग, ये प्रदर्शनियां ठीक नहीं है, पर ना तुम्हारी समझ में आता था और ना तुम्हारी बेटी की। अब भुगतो, जैसा बोया है वैसा काटो और मुझे जहर दे दो। मैं ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता, समझी? या इस लड़की को कहीं ले जाओ और इस बीमारी से पीछा छुड़ाओ, समझी कि नहीं? कुसुम हताशा के स्वर में बोली, बहुत समझा चुकी हूं, फिर राजी नहीं होती। कहती है निमेश लौटेगा और वे लोग विवाह करेंगे। अपनी प्रदर्शनी के सिलसिले में कलकत्ता गया है, लौटने ही वाला है। कौन निमेश? कैसा निमेश? अरे मैं उसके लिए एक से एक अच्छा लड़का देखने में लगा हूं और वह न जाने किस फटीचर निमेश से पल्ला बांधने चली है। समझाओ उसे। ये कलाकार भूखे मरते हैं, भूखे। जिस ऐशो आराम में पली है उसकी छाया भी नहीं छू पाएगी। तरस जाएगी ऐसी जिंदगी के लिए। एसी में पड़ी रहती है, झुलस जाएगी 4 दिन में। खाने में पनीर से नीचे बात नहीं करती, तरस जाएगी देखने के लिए। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बुलाओ उसे, मैं बात करता हूं उससे। वह विफर रहा था। कुसुम ने टालना चाहा। वह सामना नहीं करना चाहती आपका, सहम गई है जब से मुझसे बात हुई है। मैं उसके रंग ढंग देखकर पूछ बैठी,
तो डरते डरते उसने मुझे बताया। क्यों? तो क्या ढिंडोरा पीटते हुए बताती? और तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता? बहकावे में आ गई कमबख्त। ऐसा क्या प्रलोभन दिया नालायक ने? तुम जानती हो उस लड़के को? मिली हो उससे? सीधा साधा और बड़ा सौम्य लड़का है। भुवनेश ने उसकी बात काट दी। सीधा साधा कहती हो उसे? अरे तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है क्या? गजब करती हो। यह गुल खिलाया है नालायक ने और तुम उसे सीधा साधा कह रही हो? वह अपने आपे में नहीं था। जोर से चिल्लाया, शुभांगी, शुभांगी, इधर आओ। और पत्ते सी कांपती शुभांगी सामने आ खड़ी हुई। मासूम सी श्याम वर्णी, सिर झुका हुआ। भुवनेश ने कई जगह बात चलाई थी, किंतु शुभांगी का रंग और कद आड़े आ जाता। फिर भी भुवनेश को विश्वास था कि उसके ऐश्वर्य की चकाचौंध में शुभांगी की ये कमियां नजरअंदाज हो जाएंगी और उसे योग्य घर वर मिल जाएगा। अभी तो कोई जल्दी भी नहीं थी। वर संधान आरंभ ही किया था। शुभांगी को सामने देखकर वह गरजा, कौन है ये निमेश? शुभांगी ने नजरें झुकाए हुए ही कहा, वो कॉलेज में ड्राइंग पेंटिंग में लेक्चरर है। तुम्हें पढ़ाता है? नहीं पापा, गर्ल्स कॉलेज में है। तुम कब से जानती हो उसे? यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनी लगी थी, तभी मिले थे। तो अपने कॉलेज की किसी लड़की को नहीं फंसाया उसने? तुम पर डोरे डाले? क्यों? कैसे फुसला लिया उसने तुम्हें? शुभांगी चुप। तुम्हारी पेंटिंग की तारीफ की होगी, कहा होगा तुम में एक महान कलाकार के बीज छिपे हैं, थोड़ी मेहनत करो, अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो बस फिर क्या है, तुम तो कला के आकाश में चांद बनकर चमक सकती हो। और गाइडेंस की बात ही क्या है, जब जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। मैं भी तो इसी साधना में लीन रहता हूँ। आना चाहो मेरे घर आ सकती हो या मुझे बुला सकती हो। तुम्हारा नाम होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और तुम इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। अरे जब तुम्हारी माँ उसे सीधा साधा और सौम्य कह सकती है तो तुम तो अभी बच्ची हो। बेटा तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऊंच नीच नहीं समझाई, सारी गलती इनकी है। शुभांगी चकित नेत्रों से पिता की ओर देख रही थी। ये कैसे अंतर्यामी से बोल रहे हैं? माँ तो कहती थी खाल खींच लेंगे, ये तो इतनी सहानुभूति से बात कर रहे हैं। थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने शुभांगी को अपने पास बुलाया, बिठाया, फिर पूछा, यह कब हुआ? क्या पापा? मैं बता दूंगी आपको, इसे जाने दीजिए, कुसुम बोली। नहीं, मैं इसी से पूछूंगा। जब तब इसे शर्म नहीं आई तो अब शर्माने की क्या बात है? पापा वो हम एक प्रदर्शनी से लौट रहे थे कि मूसलाधार पानी बरसने लगा। मैं भीग गई और मुझे कई छींकें आई, तो वो मुझे अपने घर ले गए। मैंने अपने कपड़े सुखाने को डाल दिए और उन्हीं का कुर्ता लुंगी पहन लिया, पर मेरी छींकें नहीं रुक रही थी। फिर उन्होंने कॉफ़ी बनाकर पिलाई। पापा, पापा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए पापा। नहीं, कड़क कर भुवनेश ने कहा। आगे बोलो, क्या हुआ? वो पापा, मैंने कहा, सर आप तो बहुत अच्छे हैं, कितनी सहानुभूति और प्यार है आपके व्यवहार में। घर में तो मैं जब परेशान होती हूँ और चाय कॉफ़ी के लिए सर्वेंट से कहने के लिए भाई से कहती हूँ तो बैठा बैठा कॉमिक्स पढ़ता रहेगा, लेकिन मेरा इतना भी काम नहीं करता। सॉरी पापा। मैंने यह भी कहा, मेरी माँ अस्थमैटिक है। जब माँ को तकलीफ होती है तो मैं ही देखभाल करती हूँ। पापा तो आराम से सोते रहते हैं। माँ से यह और कह देते हैं, मुझे चैन से सोने दो, शुभांगी के कमरे में चली जाओ। वो मेरी बातें सुनकर उन्होंने कहा, शुभांगी अब मैं भी घर बसाने की सोच रहा हूँ। यदि तुम मुझे पसंद करो तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हें सदा के लिए मांग लूँ। फिर मुझे बड़ी जोर की छींक आई और प्याला हाथ से छूट गया। मैं रुआसी सी हो गई, तो उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया।
पापा प्लीज, प्लीज, अब मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा अच्छा छोड़ो। अच्छा, कहाँ गया है वह? वो कलकत्ता गए हैं। कला अकादमी में उनका इंटरव्यू भी था और एक प्रदर्शनी में उनकी भागीदारी थी। अगर नियुक्ति हो गई और उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो यहाँ त्यागपत्र भेज देंगे और दशहरे की छुट्टियों में आएंगे। नहीं तो लौट आए होंगे या लौट आने वाले होंगे। तुमने पता नहीं लिया? अच्छा, तो तुम्हें कब पता चला? क्या पापा? अरे यही जो तुम्हारी माँ बता रही है। मुझे भी तो माँ बता रही है पापा, मुझे कुछ मालूम नहीं था। क्या बकती हो लड़की, तुम कॉलेज में पढ़ती हो और तुम इतना भी नहीं जानती कि कैसे क्या होता है। कुसुम से अब चुप नहीं रहा गया। उसने शुभांगी से जाने के लिए कहा और भुवनेश से बोली, सब बात तो कर ली, अब बाकी क्या रह गया है पूछने को? ना समझ है, पढ़ने लिखने में रही हमेशा, इन सब बातों को नहीं जानती। आग और फूंस का साथ है, जवानी में युवक और युवती का एकांत। तुमसे भी ज्यादा कोई जानता है इसे? सुनकर भुवनेश चौंका, लेकिन आज वे कुछ बोल नहीं सका। थका थका सा चुप रह गया। फिर जैसे हथियार डालते हुए बोला, अब क्या कहती हो कुसुम? मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। अब आप आराम कीजिए, नहाकर आइए, मैं खाना लगवाती हूँ। इस मामले में फिर बात करेंगे। कैसा आराम? आराम तो हराम हो गया। मुंह ही मुंह में बुदबुदाता हुआ वह अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ गया। खाना खाने के बाद उसे गहरी नींद आ गई। आलोक को लेकर उसके दिमाग में उधेड़बुन चल रही थी। यह नया आघात उसे भीतर तक बींध गया। उसका दिमाग जैसे शून्य हो गया। वह कुछ सोचने की स्थिति में नहीं था। सुबह उठा तो उसे तेज बुखार था। आंखें भी नहीं खुलती थीं। डॉक्टर आया, ब्लड प्रेशर देखा, बहुत हाई था। उसने दवाइयाँ दी और बातचीत करने से मना कर दिया, मिलने जुलने से मना कर दिया। कुसुम घबरा गई। भाग दौड़ करने के लिए नौकर चाकर थे, किंतु आलोक भी दिन में 3-4 बार आकर देख जाता, डॉक्टर से बात करता, कुसुम को सांत्वना देता। 2 दिन इसी तरह बीत गए। तीसरी सुबह भुवनेश नींद से उबर रहा था, किंतु उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। उसके कानों में कुछ स्वर टकरा रहे थे। आलोक कह रहा था, मैं सोचता हूँ कुसुम बहन, किसी दूसरे डॉक्टर को भी दिखा लिया जाए। कुसुम का जवाब था, नहीं भैया, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, शुरू से इन्हीं को दिखाया है। कह रहे थे अब स्थिति कंट्रोल में है, वे कहेंगे तो जरूर किसी और को दिखा लेंगे। आज डॉक्टर आएंगे तो उनसे पूछ लूंगी। आपने वो निमेश के बारे में पता किया? हाँ, उसका त्यागपत्र आ गया है, वहाँ उसकी नियुक्ति हो गई है। तुम चिंता ना करो, मैंने शुभांगी के सीरियस होने का तार दे दिया है, वह आता ही होगा। हे भगवान, मैं तो चाहती हूँ ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तुम्हें लेकर भी इनके दिमाग में एक कीड़ा कुलबुलाया करता है। सच बड़ी पछता रही हूँ मैं कि मुझे ये क्या सूझी। तुम्हें भी बिना बात गुनहगार समझते हैं ये तो तुम चाहती थी ना बहन। सब ठीक होगा, चिंता मत करो, सच्चाई जानेंगे तो सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। और भुवनेश सोच रहा था, सचमुच सचमुच अब उसे किसी से गिला शिकवा नहीं। निमेश ने आते ही कितनी मासूमियत से कहा था, अरे यहाँ तो अंकल की तबीयत खराब है। शुभांगी को क्या हुआ आंटी? बीज बोओगे तो अंकुर नहीं फूटेगा। यहाँ तो बम फूट पड़ा है, बम, समझे? तुम दोनों ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है, इसीलिए मुंह छिपाए पड़ा हूं, और अब उठने वाला भी नहीं। उठूंगा, सीधे ऊपर उठूंगा, समझे? भुवनेश बिफर गया था। निमेश को बात समझने में कुछ क्षण लगे, फिर वे एकदम बोला, अंकल, मैं आपका अपराधी हूं। मुझे क्या मालूम था कि शुभांगी शकुंतला साबित होगी। लेकिन मैं दुष्यंत नहीं हूं। मेरी गर्दन आपके सामने झुकी है। आप चाहे तो मेरी गर्दन उड़ा दें, और चाहे तो शुभांगी का हाथ मेरे हाथ में देकर जीवन दान दे दें। अपराध तो हुआ है, अक्षम्य अपराध है अंकल।
लेकिन हमें नादान समझकर, अपना बच्चा समझकर माफ कर दें, हमें अपना आशीर्वाद दें, यही कह सकता हूँ। और निमेश ने आगे बढ़कर भुवनेश के चरण पकड़ लिए थे। लेटा लेटा वह सिहर गया था। उसने कितनी युवतियों को रोता छोड़ा था, कितनी की गालियां खाई थी, कितनों को नर्सिंग होम भेजा था। शायद गिनना भी मुश्किल था। ना उनके नाम याद थे, ना और कुछ। निमेश किसी और ही लोक का जान पड़ रहा था। उसका शरीर रुई जैसा हल्का हो गया था। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, कहते कहते उसे नींद आ गई थी। और जब पंडित जी वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए, वधू का हाथ वर के हाथ में देने के लिए उसे पुकार रहे थे, उसने गीली होती आंखों की कोरों को पोंछा और लग्न मंडप की ओर बढ़ गया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे सुषमा सिंह की लिखी कहानी आशीर्वाद। जैसा कि कहानी का नाम है आशीर्वाद, तो माता पिता दोनों के आशीर्वाद से शुभांगी और निमिष की शादी हो जाती है। और अगर यही शादी वो कहीं भागकर या बिना बताए करते तो वो माता पिता के आशीर्वाद से वंचित रह जाते। तो कहानी एक तरीके से बड़ी ही संस्कारी और आदर्शवादी सी दिखाई गई है। और जो इसमें कुसुम का चरित्र इस प्रकार का दिखाया गया है कि वह अपनी पति की कमियों को देखते हुए भी उसे अनदेखा कर देती है और लाख बुराइयों के बावजूद भी अपने पति को अपनाती है, उसे गिला शिकवा नहीं रखती। जो कि हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि पति में लाख बुराइयों के बावजूद भी पत्नी उसे खुशी खुशी अपना लेती है। और एक स्त्री की पूरी जिंदगी किस तरह अपने पति, बच्चे, परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, किंतु पुरुष अपनी इच्छाओं के आगे इन सबको ताक पर रख देता है। और साथ ही कहानी इस ओर भी ध्यान आकर्षित करती है कि माँ बाप के जो गुण और अवगुण होते हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों में आ ही जाते हैं। माता पिता लाख चाहें ना चाहते हुए भी वो बहुत सी चीज़ें अपने बच्चों को दे देते हैं। मतलब जैसा माँ बाप करते हैं बच्चे भी वैसा ही करते हैं। माँ बाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को वही संस्कार देते हैं जो उनमें होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बिगाड़ने का या उनमें किसी गुण के विकसित होने का श्रेय माँ बाप पर भी जाता है। हम पूरी तरीके से समाज, सोसाइटी को दोष नहीं दे सकते। अगर हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले यह ज़रूरी होगा कि हम स्वयं एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि जो हम में होगा वही हम अपने बच्चे को दे पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।